स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से दी कॉमर्स मेंटर देसर की इस धमाकेदार यूट्यूब चैनल और कॉमर्स की इस दुनिया में। तो बच्चों आइए आज के हमारे इस रोमांचक सफर के माध्यम से हम लोग क्लास 11th में एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप लोग सुन पा रहे होंगे, ठीक उसी तरीके से हम लोग आज के होने वाले इस रोमांचक धमाकेदार या फिर कहें बच्चों बेहतरीन सेशन के माध्यम से एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स की शुरुआत करने वाले हैं क्लास 11th की हमारी इस जर्नी के माध्यम से बच्चों। जी हां बच्चों, हम उसी इकोनॉमिक्स की जर्नी की शुरुआत करेंगे जिससे हम लोग क्या सीखेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि इकोनॉमिक्स बच्चों हमारी जीत का वो प्रथम ब्लूप्रिंट होता है जिससे हम एक सफल बिजनेसमैन और एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने की बारीकियों को सीखते हैं बच्चों। तो आइए एक सफल बिजनेसमैन और एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने की बारीकियों को सीखने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं और इकोनॉमिक्स की हमारी इस जर्नी को शुरू करते हैं बच्चों। लेट्स बिगिन। तो बच्चों आइए आज के होने वाले इस रोमांचक सफर के माध्यम से या फिर कहूं यूं कि धमाकेदार होने वाले सफर के माध्यम से हम लोग सीखेंगे बच्चों। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे ग्रीन बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है आप लोगों के लिए अध्याय नंबर 1 और जिसमें बताया गया है अर्थशास्त्र एक परिचय। अर्थ यही है बच्चों, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन के माध्यम से हम लोग आज होने वाले हैं इस रोमांचक सफर के माध्यम से इकोनॉमिक्स से परिचित, जिसी को कहा जाता है बच्चों कि अर्थशास्त्र जो है हमारी जीत का प्रथम ब्लूप्रिंट माना जाता है, जो एक सफल बिजनेसमैन और एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने की बारीकियों को हम लोगों को सिखाता है। तो चलिए आज के होने वाले इस धमाकेदार या फिर कहें रोमांचक सफर के माध्यम से जानते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है बच्चों। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे पहले ही पॉइंट में देख पा रहे होंगे, आप लोगों को पूछा गया या हम लोगों को पूछा गया है कि अर्थशास्त्र क्या है। तो आइए मैं बताता हूं आप लोगों को कि अर्थशास्त्र क्या है और अर्थशास्त्र से आप लोगों का परिचय करवाता हूं बच्चों। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि अर्थशास्त्र या इकोनॉमी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकोस और नोमोस से हुई है। यहां पास क्या बताया गया, अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स की जो उत्पत्ति है बच्चों वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है, जिसमें पहला जो शब्द हम लोगों को बताया गया ओइकोस और दूसरा शब्द क्या है सर, तो दूसरा शब्द हम लोगों को बताया गया बच्चों नोमोज। ये आप लोगों का मोमोज नहीं है लड़कियों, जो आप लोग क्या करते हो हर इवनिंग में क्या करते हो, चलो यार मोमोज खा के आ जाते हैं, ऐसा वाला मोमोज शब्द नहीं है, ये नोमोज शब्द है बच्चों, ठीक है। तो यहां पास ओइकोस और नोमोस से ही क्या हुआ है, अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई है या इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति हुई है, हम लोगों को बताई गई है ना। और जिसमें बताया गया है बच्चों कि ओइकोस का अर्थ होता है परिवार, ओइकोस का अर्थ क्या होता है परिवार, तो दूसरी तरफ नोमोस का अर्थ होता है बच्चों प्रबंध से। नोमोस का अर्थ किससे होता है, प्रबंध से। और यहां कहा गया बच्चों कि भैया परिवार के मुखिया के सम्मुख, परिवार के मुखिया कौन है, आपके घर में आपके परिवार के मुखिया कौन है, आपके पिताजी। तो आपके पिताजी के सम्मुख कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है, अपनी सीमित इनकम सोर्स से या अपनी सीमित आय से बच्चों आप सभी परिवार के जो सदस्य होंगे उन सदस्यों की असंख्य या फिर कहूं असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति की समस्या उत्पन्न हो जाती है बच्चों। जैसे कि आपके पिताजी की इनकम के जो सोर्स हैं बच्चों वो 1 से 2 ही इनकम के सोर्स हैं, लेकिन आपके परिवार की जो आवश्यकताएं हैं वो लिमिटलेस हैं, मतलब असीमित हैं। तो उन असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति मैं कैसे करूं, इसकी समस्या किसके सामने उत्पन्न हो जाती है, आपके पिताजी के सम्मुख उत्पन्न हो जाती हैं बच्चों। यही कहा गया ना। और क्या कहा गया सर, और बताया गया बच्चों कि अतः प्रारंभ में अर्थशास्त्र को घर परिवार प्रबंध के सिद्धांतों के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। और प्रारंभ में क्या किया गया कि भैया अर्थशास्त्र को घर परिवार के सिद्धांतों के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया और साथ ही साथ इसको क्या कहा जाता था, घर परिवार का प्रबंधन भी कहा जाता था बच्चों। किसको, तो अर्थशास्त्र को घर परिवार का प्रबंधन भी कहा जाता था। लेकिन क्या वास्तव में अर्थशास्त्र जो है वो ग्रीक भाषा का ही शब्द है
या जो इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक भाषा का ही शब्द है। बच्चों यहाँ पास आप लोगों को जैसे बताया गया कि भैया अर्थशास्त्र ग्रीक भाषा का दो शब्द हैं, है ना, जिसमें आपको बताया गया ओइकोस और नोमोस। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये आपकी बुक में तो दी गई है अर्थशास्त्र का जो ग्रीक भाषा से लिया गया दो शब्द हैं करके, लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा से। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कहां से हुई है? संस्कृत भाषा से। अर्थशास्त्र जो है बच्चों वो ग्रीक भाषा नहीं है, भले ही आपको आपके बुक में बताई गई हो कि अर्थशास्त्र ग्रीक भाषा से लिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं अर्थशास्त्र की उत्पत्ति तो संस्कृत भाषा से हुई है, जो मौर्य काल से सदैव चलती आ रही है बच्चों। किस काल से? मौर्य काल से, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य नाम से आप लोगों ने राजा महाराजाओं की कहानी सुनी होंगी, और उसी काल से क्या हुआ है, ये संस्कृत शब्द का उत्पत्ति हुआ है बच्चों, जो कि कौटिल्य पंडित यानी कि चाणक्य, जिसी को हम लोग कहते हैं विष्णुगुप्त मौर्य, उसी के द्वारा क्या किया गया था, सर्वप्रथम इस शब्द का उपयोग किया गया था बच्चों, है ना। किस काल में? मौर्य काल में। तो मौर्य काल में चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं, विष्णुगुप्त जो मौर्य हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में एक मंत्री हुआ करते थे और साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे बच्चों, उन्होंने अपने द्वारा एक लिखित ग्रंथ या लिखित पुस्तक का नाम ही रखा था बच्चों, अर्थशास्त्र। किसका नाम था? अर्थशास्त्र नाम था, कौटिल्य पंडित के द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम बच्चों। तो यहां पास बताया जाता है आपको कि भैया अर्थशास्त्र ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि बिल्कुल गलत है। अर्थशास्त्र तो संस्कृत शब्द है, जो कि दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। वहां भी आपको दो शब्द बताए, लेकिन यहां भी मैं आपको दो शब्द बताता हूं। तो सर यहां ओइकोस और नोमोस कहां से लिया गया? ओइकोस और नोमोस बच्चों दो शब्द ऐसे हैं जो ग्रीक भाषा से हैं, मैं मानता हूं, लेकिन अर्थशास्त्र वो शब्द नहीं है, वो इकोनॉमिक शब्द है। कौन सा शब्द है? इकोनॉमिक्स जो है बच्चों वो ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, अर्थशास्त्र नहीं। अर्थशास्त्र क्योंकि संस्कृत शब्द है, जो कि मौर्य काल में प्रथम बार उपयोग में लाया गया शब्द था। भैया कौटिल्य पंडित के द्वारा क्या किया गया था, लिखित ग्रंथ का नाम ही अर्थशास्त्र था। तो हम कैसे कह दें कि आपके अर्थशास्त्र की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है ना। तो यहां पास तो ये सरासर गलत है कि आपको बताया जाए कि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। नहीं बच्चों, अर्थशास्त्र की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा से हुई है। और आइए मैं इसका आप लोगों को अर्थ बताता हूं वास्तविकता के रूप में बच्चों। अर्थशास्त्र जो है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत भाषा में दो ऐसे शब्द थे, अर्थ और शास्त्र। कौन कौन से शब्द? अर्थ और शास्त्र बच्चों। अर्थ का जहां हम लोग अर्थ धन से लगाते हैं, तो दूसरी ओर शास्त्र का अर्थ हम लोग लगाते हैं क्रमबद्ध अध्ययन से। किससे लगाते हैं? क्रमबद्ध अध्ययन से। इस प्रकार से वास्तविकता में यदि कहें बच्चों हम लोग, अर्थशास्त्र का अर्थ होता है धन का क्रमबद्ध अध्ययन करने से। किसका अध्ययन करने से? धन का क्रमबद्ध अध्ययन करने से ही तात्पर्य लगाया जाता है आपके अर्थशास्त्र का, जिस अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई है आपके संस्कृत भाषा से बच्चों, जो कि हम इंडियन के द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई है और इंडियन के द्वारा ही सर्वप्रथम बार इसका उपयोग किया गया है बच्चों, है ना। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ऐसा ना हो कि कुछ चीजें समझ में ना आए। आप बेझिझक होकर के पूछिए, सर आप बोल रहे हो ग्रीक भाषा संस्कृत भाषा कुछ पल्ले नहीं पड़ रहे हैं, बेझिझक होकर के पूछो ना। किसने मना किया है आप लोगों को पूछने से? आप कमेंट के माध्यम से पूछिए हमको। हम आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए भी हमेशा तत्पर रहेंगे बच्चों। आप कोई सा भी सवाल करो, आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा, है ना। तो आइए और चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं बच्चों कि अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को देखते हुए या अर्थशास्त्र के जो पितामह कहे जाते हैं वो क्या कहते हैं बच्चों। लेकिन देखिए, हम भारतीयों के लिए कितने दुर्भाग्य की बात है। क्या बात है सर? हम भारतीयों के लिए कितने बड़ी दुर्भाग्य की बात है बच्चों कि संस्कृत भाषा से लिया गया अर्थशास्त्र शब्द जो है, ठीक है, वो मौर्य काल से प्रचलन में है, लेकिन आधुनिक काल में अर्थशास्त्र के पितामह जो कहते हैं बच्चों, वो एडम स्मिथ को कहते हैं, जो कि एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, जो कि आधुनिक काल के पैदाइश हैं भैया,
है ना, पैदाइश ही बोल सकता हूं मैं, जो आधुनिक काल में पैदा हुए हैं, जबकि मौर्य काल की ये शब्द हैं अर्थशास्त्र, लेकिन हम किसको अर्थशास्त्र का पिता मान रहे हैं? एडम स्मिथ को। तो ये हमारे भारत के लिए क्या है, एक दुर्भाग्य की बात है कि संस्कृत भाषा से उत्पत्ति हुई इस शब्द को हम लोग क्या कर रहे हैं, या इस अर्थशास्त्र की पितामह किसे कह रहे हैं? एडम स्मिथ को कह रहे हैं, जिन्होंने क्या किया था, एक पुस्तक की रचना करी थी बच्चों। एडम स्मिथ के द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई थी। उस पुस्तक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। क्या था भैया? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इस पुस्तक का नाम था, जिस पुस्तक को उन्होंने किस सन में लिखी थी? तो 1776 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। किनके द्वारा भैया? ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के द्वारा, जिन्हीं को आज हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक युग में बच्चों अर्थशास्त्र के पितामह के रूप में जानते हैं, है ना। तो आइए और चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को हम किस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं, या अर्थशास्त्र की परिभाषा को हम लोग किस प्रकार से देखते हैं। बच्चों यहां पास बताया जाता है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों में भी गहरा मतभेद रहा है। अब पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों का तात्पर्य क्या होता है? पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों का तात्पर्य होता है विदेशी अर्थशास्त्री। हम भारतीय अर्थशास्त्रियों की बात नहीं कर रहे हैं, जो दूसरे देश के अर्थशास्त्री हैं ना, उन विदेशी अर्थशास्त्रियों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि भैया पाश्चात्य जो अर्थशास्त्री हैं, उनके द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में भी क्या हुआ? गहरा मतभेद हुआ, वाद विवाद हुआ है बच्चों। और साथ ही साथ हम लोगों को बताया गया कि अर्थशास्त्र के जन्म से लेकर के अब तक पाश्चात्य विचारकों द्वारा इस विज्ञान की इतनी परिभाषाएं दी गई हैं कि उनमें से किसी एक उचित परिभाषा का चुनाव करना क्या हो गया है? कठिन हो गया है बच्चों। देखिए, विदेशी अर्थशास्त्रों के द्वारा या विदेशी अर्थशास्त्रियों के द्वारा क्या किया गया है, विभिन्न पक्षों को देखते हुए बच्चों अपने अपने मत रखे गए हैं, और उन्हीं मतों के आधार पर क्या किया गया है, अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं हम लोगों को दी गई हैं बच्चों, है ना। और इन्हीं अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के आधार पर हम लोगों ने आज तक ये चयन नहीं कर पाए कि हम अर्थशास्त्र की परिभाषा को किस रूप में देख सकें। जिसी को आप लोगों को बताया गया ना कि भैया अर्थशास्त्र के जन्म से लेकर अब तक पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों या विचारकों के द्वारा इस विज्ञान की इतनी परिभाषा दे दी गई है कि उनमें से किसी एक उचित परिभाषा का चुनाव करना क्या हो गया है, हम लोगों के लिए कठिन हो गया है बच्चों, है ना। और साथ ही साथ हम लोगों को बताया गया कि अर्थशास्त्र के जो जनक हैं एडम स्मिथ। कौन है अर्थशास्त्र के जनक? एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। उनको आधुनिक अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं बच्चों। उन्होंने कहा है भैया कि इसे धन का विज्ञान कहा, तो वहीं एल्फ्रेड मार्शल। अब देखिए, कई अर्थशास्त्री आए, जहां एडम स्मिथ ने हमको बताया कि जो अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है, तो दूसरी ओर एल्फ्रेड मार्शल ने हमको क्या कहा कि नहीं नहीं, ये धन का विज्ञान नहीं है, ये तो भैया कल्याण का शास्त्र है। किसका शास्त्र है? कल्याण का शास्त्र है। अब देखिए एल्फ्रेड मार्शल क्या कह रहे हैं कि ये मानव कल्याण से संबंधित है, इसीलिए हम अर्थशास्त्र को कल्याण शास्त्र कह सकते हैं, ये एल्फ्रेड मार्शल कहते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों को बताया गया कि भैया ऐसा नहीं है। रॉबिन्सन क्या कहते हैं, प्रोफेसर जो रॉबिन्सन हैं वो क्या कहते हैं कि भैया ये दुर्लभता संबंधित जो है अर्थशास्त्र हैं। क्या कहते हैं अर्थशास्त्र के बारे में प्रोफेसर रॉबिन्स कहते हैं बच्चों कि अर्थशास्त्र जो है वो दुर्लभता का शास्त्र है, और साथ ही साथ जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सीमित संसाधनों का उपयोग करके अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति करने का कार्य करते हैं। और अंतिम में हम लोगों को वी.एस. सैमुअल्सन जी जो हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, एडम स्मिथ जो कह रहे हैं या एल्फ्रेड मार्शल जो कह रहे हैं, या फिर कहूं मैं प्रोफेसर रॉबिन्स जो कह रहे हैं, हम अर्थशास्त्र को उस रूप में नहीं दे सकते। हम उनको क्या कह सकते हैं, अर्थशास्त्र को विकास उन्मुखी बता सकते हैं, या विकास उन्मुखी शास्त्र कह सकते हैं। ये वी.एस. सैमुअल्सन जी कहते हैं। अब देखिए बहुत सारे विचारक आ गए, है ना, बहुत सारे क्या आ गए, आर्थिक विचारक आ गए, जो अर्थशास्त्र के
पक्ष में अपनी अपनी मतें रखते हैं बच्चों, लेकिन क्या हम लोगों को इनके मतों के आधार पर अर्थशास्त्र की एक सही परिभाषा मिल गई है? नहीं, अभी तक तो हम लोगों को अर्थशास्त्र की एक सही और एग्जैक्ट जो परिभाषा है बच्चों वो हम लोगों को अभी तक नहीं मिल पाई है। देखिए ना, क्योंकि यहां पास एडम स्मिथ के द्वारा इसको धन का विज्ञान कहा जाता है, तो अल्फ्रेड मार्शल इसे कल्याण संबंधित बता देते हैं कि मानव कल्याण पर आधारित है। तो वही आपके जो कौन है भैया, प्रोफेसर रॉबिन्स जो हैं वो क्या कह देते हैं कि नहीं भैया ये तो दुर्लभता संबंधित संसाधन है या दुर्लभता संबंधित भैया आधार हैं, हम अर्थशास्त्र को दुर्लभता से जोड़ सकते हैं, जो कि क्या किया जाता है, सीमित साधनों का हम लोग अनेक प्रकार से प्रयोग करके अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन वही सैमुअलसन जी जो हैं वो कह देते हैं कि नहीं भैया जो ये अर्थशास्त्र है वो विकास उन्मुखी है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने सीमित साधनों का वैकल्पिक मतलब एक से अधिक बार उपयोग करके अनेक प्रकार से उपयोग करके अपनी असीमित आवश्यकताओं की क्या करते हैं बच्चों, पूर्ति करते हैं। ये कहा गया किनके द्वारा, V.A. सैमुअलसन जी के द्वारा। तो आइए इनकी जो मतें हैं उनको स्पष्ट करते हैं और एंडिंग में जानेंगे हम लोग कि अर्थशास्त्र की वास्तविकता में परिभाषा को किस प्रकार से समझाया जा सकता है या बताया जा सकता है उसके बारे में बच्चों जैसे कि एडम स्मिथ जो है ना, कौन है, एडम स्मिथ जो है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं, देखिए इतने प्रकार के आप लोगों को क्या दे दिए गए हैं भैया, अर्थशास्त्र की परिभाषा दे दी गई है। अर्थशास्त्र की इतनी सारी परिभाषाएं हम लोगों के समकक्ष हैं, जिससे ये साफ पता चलता है, जैसे कि आप लोगों को प्रोफेसर किन्स ने कहा कि भैया अर्थशास्त्र की इतनी परिभाषाएं हैं कि अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से ही अपना गला दबा लिया है। क्या कर लिया है, अपना गला दबा लिया है भैया अर्थशास्त्र ने। किससे, तो परिभाषाओं से, क्योंकि अलग अलग अर्थशास्त्री अलग अलग मत दे रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया कि भैया प्रोफेसर किन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से ही अपना गला घोंट लिया है, अपना गला दबा लिया है ना। ये बात हकीकत ही है बच्चों। तो आइए देखते हैं कि एडम स्मिथ के द्वारा कौन कौन सी चीजें हम लोगों को बताई गई। फिर चलेंगे भैया अल्फ्रेड मार्शल, आपके कौन कौन और अर्थशास्त्री हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोफेसर रॉबिन्स और V.A. सैमुअलसन जी जो हैं वो क्या कहते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। तो आइए देखते हैं पहले एडम स्मिथ क्या कहते हैं। बच्चों एडम स्मिथ जो आधुनिक युग में अर्थशास्त्र के पिता समझे जाते हैं, उनके द्वारा क्या किया गया सन 1776 में, कब बताई गई है, जो एडम स्मिथ आधुनिक युग के पितामह कहे जाते हैं अर्थशास्त्र के, उनके द्वारा सन 1776 में बच्चों एक पुस्तक लिखी गई थी। उस पुस्तक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका हिंदी रूपांतरण यदि हम लोग देखें बच्चों तो उसका हिंदी रूपांतरण होता है या हिंदी अर्थ होता है राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज। इनका प्रकाशन उन्होंने 1776 में किया था। और साथ ही साथ हम लोगों को बताया गया कि अर्थशास्त्र के स्पष्ट स्वरूप सामने आया, जिससे क्या हुआ कि इसके प्रकाशन से आपके एडम स्मिथ के द्वारा दी गई इस पुस्तक के माध्यम से या इस पुस्तक के प्रकाशन से अर्थशास्त्र का स्पष्ट स्वरूप हम लोगों के समकक्ष आया। इस बात का जिक्र यहां पास किया गया और साथ ही साथ बताया कि उन्होंने अर्थशास्त्र को क्या कहा था, धन का विज्ञान कहा था। और उस पुस्तक में उन्होंने क्या कहा था भैया, एडम स्मिथ ने बोल दिया कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, धन का विज्ञान है, बता दिया था बच्चों। आइए इनके द्वारा दी गई परिभाषा को एक नजर डालते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो आपके एडम स्मिथ हैं वो धन का विज्ञान क्यों कह रहे हैं, आपके जो अर्थशास्त्र हैं उसको। तो बच्चों धन के विज्ञान कहने के पीछे रीजन क्या है, आइए जानते हैं। अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति, एक कारणों की जांच एवं पड़ताल करने संबंधित है। क्या बताया गया कि भैया अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है, कैसा विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान है जो आपके राष्ट्र की मुद्रा और संपत्ति की प्रकृति एवं कारणों की जांच पड़ताल करने संबंधित कार्यों को करता है। इसीलिए यहां पास बताया गया कि हम इसको धन का विज्ञान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कह सकते हैं, क्योंकि आपका जो अर्थशास्त्र है वो क्या करता है भैया, आपके राष्ट्र के धन संपत्ति के कारणों की जांच पड़ताल करने का कार्य करता
होता है, इसीलिए हम इसको धन का विज्ञान कहेंगे। ये कौन कहते हैं? आपके जो आधुनिक युग के अर्थशास्त्र के पितामह हैं बच्चों, एडम स्मिथ, वो कहते हैं। तो आइए देखते हैं अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं। अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दुर्लभता संबंधित जो परिभाषा हम लोगों को बताई गई है, सॉरी सर, दुर्लभता नहीं, कल्याण संबंधित जो परिभाषा बताई है उनके बारे में क्या चीजें बताई गई हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं बच्चों। जो अल्फ्रेड मार्शल हैं उन्होंने कल्याण पर केंद्र जोर दिया या कल्याण केंद्रित पर जोर दिया है, जो मानव कल्याण से सीधे सीधे संबंधित है। किससे संबंधित है सर? मानव कल्याण से संबंधित है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। बताया गया बच्चों कि 19वीं शताब्दी के अंत में अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, कौन सी पुस्तक सर? 19वीं शताब्दी के अंतिम समय में क्या किया गया? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा एक लिखित पुस्तक थी जिसका प्रकाशन किया गया था, जिस पुस्तक का नाम था बच्चों, कौन सा नाम था भैया? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या था उस पुस्तक का नाम? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स उस पुस्तक का नाम था बच्चों। और इस पुस्तक में अर्थशास्त्र में बताया गया कि भैया मानव कल्याण का विज्ञान बताया गया। और इस पुस्तक में अर्थशास्त्र को क्या बताया गया? मानव कल्याण का विज्ञान हम लोगों को बताया गया बच्चों। तो आइए और कौन सी चीजें बताई गई जिसमें बताया गया, उन्होंने धन को मात्र साधन माना जबकि मानव कल्याण को मुख्य उद्देश्य माना। क्या माना है? बल्कि अल्फ्रेड मार्शल जो है वो धन को मात्र एक साधन मानते हैं बच्चों, जो हमारी आवश्यकताओं की क्या करता है? पूर्ति करता है। यही बताया गया कि उन्होंने धन को मात्र एक साधन माना जबकि मानव कल्याण को उसने क्या किया? मुख्य उद्देश्य माना बच्चों। और धन की सहायता से मानव कल्याण में वृद्धि की जा सकती है, इसके बारे में हम लोगों को बताया गया। किनके द्वारा? तो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा अपनी लिखित पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के माध्यम से, जो 19वीं शताब्दी के तकरीबन था, है ना। और कौन सी परिभाषा दी गई इनके द्वारा? तो आइए देखते हैं कि इनके द्वारा कौन सी परिभाषा हम लोगों को बताई गई। अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं? अल्फ्रेड मार्शल जो है वो कहते हैं बच्चों कि अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है। क्या है? अर्थशास्त्र जो है वो मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन करती है बच्चों। और साथ ही साथ बताया गया कि इनमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है। किस भाग की जांच की जाती है? आपको बताया गया उस भाग की जांच की जाती है जिसका भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उपयोग से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध रहा है। कि आप क्या करते हो कि भैया भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए जिन साधनों का उपयोग आप अपने जीवन काल में करते हो, जीवन यापन के लिए करते हो, उसी सुख की बात कही गई जिसका बड़ा ही घनिष्ठ संबंध आप लोगों को है करके बताया गया है। किनके द्वारा? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा बच्चों, है ना। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि भैया प्रोफेसर जो रॉबिन्स हैं उन्होंने आखिर दुर्लभता संबंधित जो है अर्थशास्त्र को क्यों कहा कि आखिर आपका जो अर्थशास्त्र है वो दुर्लभता से संबंधित है, ऐसा कहने के पीछे रीजन क्या है? तो आइए जानते हैं दुर्लभता संबंधित क्यों कहा प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को। बच्चों प्रोफेसर रॉबिन्स जो है वो कहते हैं कि भैया प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा दी गई जो परिभाषा है हमें अर्थशास्त्र के संबंध में एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। क्या करती हैं? प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा जो हमको परिभाषा दी गई है बच्चों दुर्लभता संबंधित, वो हम लोगों को क्या करती हैं? अर्थशास्त्र के संबंध में एक नया दृष्टिकोण प्रदान करने का कार्य करती हैं। क्या करती हैं? एक नया दृष्टिकोण प्रदान करने का कार्य करती हैं। और साथ ही साथ हम लोगों को बताया गया कि उन्होंने अर्थशास्त्र की नवीन एवं वैज्ञानिक परिभाषा दी। उन्होंने क्या किया? अर्थशास्त्र की एक नवीन, एक नया परिभाषा हम लोगों के समकक्ष रखा बच्चों। और साथ ही साथ हम लोगों को कहा गया कि उन्होंने अपनी पुस्तक एन इजी ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक्स साइंस 1932 में जिसकी रचना की थी, उस पुस्तक का नाम क्या था? प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा रचित पुस्तक का नाम था बच्चों एन इजी ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक साइंस, जिसकी रचना उन्होंने कब करी थी? तो 1932 में करी थी बच्चों, है ना। जिसमें बताया गया था कि आर्थिक जीवन में हम साधनों के अभाव की समस्याओं को से क्या करते हैं? जूझते रहते हैं। अतः हमारे सम्मुख क्या आ जाती
हैं, चयन की समस्या आ जाती है, जिससे हम लोगों के सम्मुख क्या आ जाती है, चयन की समस्या आ जाती है बच्चों, कि हम लोग क्या करें, किस वस्तु का आखिर अपने आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए करें, उसकी समस्या हम लोगों के सामने आ खड़ी होती है। इसी के बारे में क्या कहा गया, प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा लिखित पुस्तक में बताया गया है बच्चों, जिस पुस्तक का नाम क्या है भैया, उस पुस्तक का नाम है एन इजी ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जिस पुस्तक की रचना की गई थी सन 1932 में बच्चों। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने परिभाषा किस प्रकार से परिभाषित करी। बच्चों इन्होंने बताया कि भैया अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, क्या है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन सीमित और अनेक उपयोगों वाले साधनों तथा लक्ष्यों को संबंध के रूप में करती हैं। क्या करती हैं, अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है बच्चों जिसमें आप लोगों को बताया गया जो मानव व्यवहार का अध्ययन किस रूप में करती हैं, सीमित संसाधनों के अनेक उपयोगों वाले साधनों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में क्या करती है, हम लोगों को बताया गया। अब देखिए आप लोगों के सामने क्या है, सीमित साधन है और उन सीमित साधनों का आप क्या करते हो, अनेक प्रकार से उपभोग करते हो या उपयोग करते हो बच्चों। सपोज कीजिए आपके पास एक क्या है, एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा है, क्या है, एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा है और उस भूमि के टुकड़े का आप क्या करते हो, विभिन्न प्रकार से अनेक प्रकार से क्या करते हो, उपयोग करते हो। जैसे कि हो सकता है आपको अनाज की आवश्यकता पड़ी, आपने अनाज का फसल लगा लिया, आपको गेहूं की आवश्यकता पड़ी, आपने क्या किया, गेहूं का फसल लगा लिया, सरसों की आवश्यकता पड़ी, सरसों का फसल लगा लिया, मक्के की आप लोगों को आवश्यकता पड़ी, मक्के का फसल आपने लगा लिया। तो आप क्या करते हो, एक भूमि के टुकड़े का अनेक प्रकार से उपयोग करते हो बच्चों, जिससे आप लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि आप लोगों को हो सके। यही किनके द्वारा बताई गई है, तो ये बात कही गई है बच्चों प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। तो आइए देखते हैं कि V.A. सैमुअल्सन जो हैं वो क्या कहते हैं अर्थशास्त्र के बारे में, जिन्होंने अर्थशास्त्र को विकास उन्मुखी बता दिया हम लोगों को। तो आइए देखते हैं कि आखिर अर्थशास्त्र को विकास उन्मुखी बताने के पीछे आखिर रीजन क्या है बच्चों। कहा जा रहा है कि जो V.A. सैमुअल्सन है उन्होंने कहा कि भैया जो अर्थशास्त्र है वो इस बात का अध्ययन करता है कि मनुष्य तथा समाज किस प्रकार मुद्रा द्वारा अथवा मुद्रा के बिना विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए वैकल्पिक प्रयोग वाले दुर्लभ संसाधनों का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, दुर्लभ संसाधनों का उपयोग करते हैं जो सीमित मात्रा में अवेलेबल हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, संसाधन होते हैं। उन्हीं संसाधनों का उपयोग वो लोग क्या करते हैं, अनेक प्रकार से करते हैं। जैसा कि प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा, यहां पास V.A. सैमुअल्सन जी जो हैं वो कहते हैं कि आपके पास में जो सीमित संसाधन हैं उनका प्रयोग आप वैकल्पिक तौर पे करते हो। जैसे कि हमने उस भूमि के टुकड़े का किया कि हमको क्या थी भैया, फसल की जरूरत थी, हमने क्या किया, हमको अनाज की जरूरत थी, अनाज का फसल किया, गेहूं की जरूरत थी, गेहूं का फसल किया, सरसों की जरूरत थी, सरसों का हमने फसल किया। तो हम क्या कर रहे हैं, वैकल्पिक प्रयोग कर रहे हैं उस भूमि के टुकड़े का। तो यहां पास V.A. सैमुअल्सन जी वही कह रहे हैं कि आपके पास जो सीमित संसाधन है उसका आप क्या करते हो, वैकल्पिक उपयोग करते हो बच्चों, है ना। और क्या कहा, उन्होंने कहा बच्चों कि विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए वैकल्पिक प्रयोगों वाले दुर्लभ साधनों का एक निश्चित अवधि में प्रयोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, समय समय की बात है, समय समय पर ही हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग फसल तैयार करते हैं एक ही भूमि के टुकड़े में बच्चों, है ना। जैसा कि यहां पास बताया गया आप लोगों को, और बताया गया बच्चों कि तथा किस प्रकार से इसका वितरण समाज के विभिन्न लोगों और वर्गों में वर्तमान और भावी उपयोगों के लिए किया जाए, इस बात का अध्ययन करते हैं हम लोग किसमें, अर्थशास्त्र में। और ये कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं बच्चों आपके V.A. सैमुअल्सन जी। कौन कहते हैं, V.A. सैमुअल्सन जी कहते हैं बच्चों। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आप लोगों को इस सेशन के माध्यम से सारी चीजें तो समझ में आ गई होंगी, है ना। लेकिन आइए और मैं आपको बताता हूं कि इन अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर हम लोग अर्थशास्त्र की एक वास्तविकता के आधार पर अर्थशास्त्र की परिभाषा को किस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। तो बच्चों मैं बता दूं
कि जो अर्थशास्त्र है सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है। क्या है? अर्थशास्त्र जो है वो सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है बच्चों, जो हम क्या करते हैं, मनुष्यों के द्वारा सीमित संसाधनों के माध्यम से अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर संतुष्ट करने के लिए करते हैं बच्चों, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय और क्या है सर, आपके वितरण, निवेश और राजस्व संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन करने का हम लोग कार्य करते हैं। अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? आप अध्ययन करते हो बच्चों उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश या फिर कहूं वितरण और राजस्व का बच्चों। तो आइए आप लोगों को मैं बताता हूं कि उत्पादन क्या है। तो उत्पादन का तात्पर्य है बच्चों कि किसी भी वस्तु की यदि हम लोगों को आवश्यकता होती है तो उसका निर्माण करने से। सपोज कीजिए जैसे कि ये मेरे हाथ पे आप लोग मार्कर देख रहे होंगे, अभी इस मार्कर को हम लोगों ने क्या किया भैया, हम लोगों की आवश्यकता थी तो इसका निर्माण हमने करे, उत्पादन हमने करे, है ना। तो उत्पादन से तात्पर्य क्या है, जिन वस्तुओं की आप लोगों को आवश्यकता है उन वस्तुओं का निर्माण करने से बच्चों। और उपभोग क्या है सर? तो उपभोग का तात्पर्य है बच्चों उस वस्तु के उपयोग से। जैसे कि आप लोग मेरे हाथ में जो मार्कर देखे हैं, उस मार्कर को यदि मैं उपयोग करता हूं तो उसी उपयोग को हम क्या कहेंगे, उपभोग कहेंगे, क्योंकि मैं उपभोक्ता बनकर के इस मार्कर का क्या कर रहा हूं, उपभोग करने का कार्य कर रहा हूं, उपयोग करने का कार्य कर रहा हूं बच्चों। और साथ ही साथ बच्चों यदि विनिमय की बात कही जाए तो विनिमय से तात्पर्य है बच्चों कि किसी भी वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान से, लेन देन से। जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं कि किन्हीं भी वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को ही हम लोग क्या कहते हैं, लेन देन कहते हैं, व्यवहार कहते हैं। तो विनिमय का तात्पर्य क्या हुआ, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान हुआ बच्चों। और उसी प्रकार से वितरण की बात कही जाए बच्चों तो वितरण से तात्पर्य है आप लोगों के वस्तुओं का भैया विभाजन करना या वस्तुओं को आप लोगों तक पहुंचाने से। वितरण का तात्पर्य क्या है, उन वस्तुओं को आप लोगों तक पहुंचाने से जिन वस्तुओं की आप लोगों को आवश्यकता है बच्चों, वितरण का तात्पर्य यही कहते हैं। और साथ ही साथ बच्चों यदि हम लोग बात करें निवेश की तो निवेश से तात्पर्य होता है कोई भी व्यक्ति जो है लाभ कमाने के उद्देश्य से, क्या कमाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से अपना धन कहीं निवेश करता है या धन कहीं लगाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। सपोज कीजिए जैसे कि आप लोगों के घर वाले जो हैं वो क्या करते हैं, फसल लगाते हैं धान की। किसकी फसल लगाते हैं सर? तो धान की फसल लगाते हैं, तो उसमें अपना पैसा लगाते हैं किस उद्देश्य से? तो वो उद्देश्य होता है बच्चों, उसके पीछे जो उद्देश्य होता है वो और धन कमाना होता है कि हम जब धन का उपयोग कर रहे हैं अपने खेतों में फसल लगा करके क्या पैदावार करने के लिए, तो अनाज की पैदावार के लिए, ताकि हम लोगों को क्या प्राप्त हो सके, अनाज के साथ साथ जो हमने धन लगाए उस धन के माध्यम से हम लोगों को और धन की प्राप्ति हो सके, और इसी को कहते हैं बच्चों हम लोग निवेश। और साथ ही साथ आप लोगों को बताया गया राजस्व। राजस्व का तात्पर्य क्या है, जिसी को हम लोग इंग्लिश में रिवेन्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवेन्यू कहते हैं बच्चों। सपोज कीजिए आपके समकक्ष क्या है, 50 ऐसे प्रोडक्ट रखे हुए हैं जिनको आप लोगों को क्या करने हैं, 50 प्रोडक्ट को बच्चों, हर एक प्रोडक्ट की जो कीमत है वो 100 रुपए है। एक प्रोडक्ट की कीमत क्या है, 100 रुपए है। अब उन प्रोडक्ट को यदि आप बेचते हो तो आपके पास जो पैसे मिलते हैं, है ना, जो इनकम आपको होते हैं, अब मान के चलिए 50 प्रोडक्ट को आपने क्या किया, 100 रुपए के भाव में आपने बेच दिए। तो 100 रुपए के भाव में जब आप किसी भी 50 प्रोडक्ट को बेचते हो तो उन प्रोडक्ट की जो कीमत निकल करके आती है वो 5000 रुपए हो जाती है। कितने रुपए हो जाती हैं? 5000 रुपए हो जाती हैं। तो जो आपको 5000 रुपए मिले हैं ना, वही आपका रिवेन्यू कहलाता है, वही आपका राजस्व कहलाता है बच्चों। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर से मैं आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में बहुत मतभेद रहा था, जिसके उपरांत हम लोग कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र है सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है बच्चों जिसमें मनुष्यों के द्वारा सीमित संसाधनों से अपनी असंख्य या अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति की समस्या उत्पन्न होती है, जिसमें मनुष्य जो है अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर
अपनी क्या करते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कार्य करते हैं बच्चों, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं बच्चों। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों इस रोमांचक सफर के माध्यम से या फिर कहूं इस धमाकेदार सेशन के माध्यम से आप लोगों को जो मौका प्राप्त हुआ अर्थशास्त्र से परिचित होने का, बहुत ही भली भांति आप लोग अर्थशास्त्र से परिचित हो गए होंगे। और इस अध्याय के माध्यम से जैसा कि आप लोगों को बताया गया भैया कि एन इंट्रोडक्शन मतलब इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन या फिर कहूं अर्थशास्त्र एक परिचय के माध्यम से आप लोग अर्थशास्त्र से थोड़ा ही सही लेकिन बहुत अच्छे से पहचान हो गई होंगी आप लोगों की। तो मिलते हैं बच्चों और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ में, जो आप लोगों को रोमांचित कर देने वाले कंटेंट्स होंगे उनके साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद बच्चों।